हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। पिछले टॉपिक में हम लोग बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात कर चुके हैं और उसी के आगे आज पुनः फिर शुरू करना है। आज का टॉपिक हमारा है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ये स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी निकाय की निकाली जाती है। निकाय मतलब दो या दो से अधिक आवेश एक दूसरे के जब समीप लाए जाते हैं या एक दूसरे से दूर ले जाए जाते हैं तो वहां हमें उनके बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। वही कार्य उन निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। आज उसी स्थितिज ऊर्जा को हम परिभाषित करना चाहते हैं। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। क्या कह सकते हैं कि किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। मतलब निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य उस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यहां से हमको क्या मालूम चला कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाय को बनाने में जो कार्य किया गया है वही कार्य उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। मान लीजिए अनंत से हम दो आवेश को ला रहे हैं और दो आवेशों का एक निकाय निर्मित करना चाहते हैं। Q1 Q2 दो बिंदु आवेश को अनंत से लाकर एक निकाय बनाना चाहते हैं। अब अनंत से हम पहले एक Q1 आवेश को ला रहे हैं, एक बिंदु आवेश है Q1, इसको हमने अनंत से लेकर आए। इसे तो अनंत से लाया गया तो जिस बिंदु पर इसको लाया गया है उस बिंदु पर पहले से कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं था, इसलिए अनंत से यहां तक लाने में हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ा, अकेला आवेश है। अब दूसरा आवेश अगर अनंत से लाया जाए तो इसके चारों ओर क्षेत्र निर्मित हो जाए। भाई यहां आवेश रखा हुआ है, इसके चारों ओर क्षेत्र निर्मित है। अब उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश ला रहे हैं, मान लीजिए अनंत से हम एक आवेश Q2 लाना चाहते हैं इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर Q2 लाना चाहते हैं तो इस बिंदु पर पहले से ही इस आवेश के कारण कुछ ना कुछ वैद्युत विभव अवश्य होगा। मान लीजिए इस बिंदु की दूरी आवेश Q1 से हमने R ले लिया। ये R दूरी पर यह बिंदु स्थित है और इस बिंदु पर हमें Q2 आवेश लाना है। तो पहले इस आवेश Q1 के कारण कितना वैद्युत विभव है हम उस वैद्युत विभव को निकाल सकते हैं। देखिए इस बिंदु को हमने मान लिया कि ये बिंदु कोई है A और ये दूसरा बिंदु है B और इस बिंदु B पर हमें लाना है। A बिंदु पर आवेश Q1 लेकर आए, कोई कार्य नहीं करना पड़ा। तो यहां देखिए आवेश Q1 के कारण Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव पहले निकालेंगे। बिंदु B पर कितना वैद्युत विभव है उस वैद्युत विभव को पहले निकाला जाएगा। मान लीजिए वैद्युत विभव V है तो V इक्वल टू बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, फार्मूला पीछे पढ़ चुके हो। आवेश Q होता तो Q आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R, ये पीछे बताया जा चुका है। यहां आवेश Q1 है तो इसके कारण वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R लिख सकते हैं। इतना वैद्युत विभव बिंदु B पर उपस्थित होगा इस आवेश के कारण। अब यहां पर कोई अनंत से दूसरा आवेश हम ला रहे हैं, इस बिंदु B पर एक आवेश Q2 को ला रहे हैं और ये दोनों ही धनावेश है, तो धनावेश लिए गए तो निश्चित ही प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इस बिंदु तक लाने में इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगाए गए प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य इस दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसी स्थितिज ऊर्जा की गणना करना चाहते हैं
तो अनंत से देखिए, अनंत से Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में, अनंत से Q2 आवेश को, अनंत से Q2 आवेश को बिंदु B तक, बिंदु B तक लाने में कृत कार्य, कितना कार्य किया गया। देखिए कार्य हम निकाल सकते हैं, पीछे सूत्र बताया जा चुका है। जितना कार्य किया गया उस कार्य को हम लिख सकते हैं W इक्वल टू Q2 इंटू V, Q2 इंटू V। ये फार्मूला वैद्युत विभव वाले फार्मूले से आया है। वैद्युत विभव का पीछे फार्मूला पढ़ चुके हो, वही वैद्युत विभव का फार्मूला है V बराबर W अपॉन Q नॉट वाले फार्मूले से आया हुआ है। तो यहां से अगर हम W बराबर, ये फार्मूला देखिए V बराबर W अपॉन Q, ये होता है। Q आवेश को अगर अनंत से लाया किया गया कार्य W हो तो V बराबर W अपॉन Q, मल्टीप्लाई कर देंगे W बराबर B इंटू Q या Q नॉट, ये लिख सकते हैं। तो इसी से हमने W निकाला है, W बराबर Q2 इंटू V। इस बिंदु पर विभव V था और आवेश Q2 को ला रहे हैं, तो Q2 और V का गुणनफल उस कृत कार्य के बराबर होगा। अनंत से Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में कृत कार्य W Q2 इंटू V के बराबर होगा। अब देखिए कृत कार्य हमको मालूम चल गया, इतना कार्य किया गया। अब जितना कार्य किया गया वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में निकाय में संचित हो जाता है। इसी को हम निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए यहां से परिभाषा से हमें मालूम है, चूंकि कृत कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। जितना कार्य किया गया वही कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो स्थितिज ऊर्जा को हम U से लिख सकते हैं और कृत कार्य कितना है Q2 इंटू V, स्थितिज ऊर्जा U। अब इसको हम पहले लिख दे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं U इक्वल टू Q2 इंटू V को यहां निकाला जा चुका है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इस इक्वेशन 1 से यहां V की वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R। इस Q2 का गुणा Q1 के साथ कर दे, यहां से हमें फार्मूला मिल जाएगा U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R। ये फार्मूला हमको प्राप्त हो जाएगा। ये दो आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। यहां दो आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना हमने कर लिया। अब देखिए ये स्थितिज ऊर्जा जो है ये अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है और आवेश भी अदिश राशि है। तो ये आवेश का मान इस सूत्र में हम चिन्ह सहित रखेंगे। अगर दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, अगर दोनों की प्रकृति, दोनों आवेशों की प्रकृति एक समान है, या दोनों धनावेश है या दोनों ऋणावेश है, तो यह स्थितिज ऊर्जा धनात्मक प्राप्त होगी। और अगर ये दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक प्राप्त होगी। तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक तब होगी जब आवेशों की प्रकृति विपरीत हो, यानी उनके बीच लगने वाला बल आकर्षण हो। जब आकर्षण बल आवेशों के बीच कार्य करेगा तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक आएगी, और जब प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक आएगी। और स्थितिज ऊर्जा निकाय की जितना न्यूनतम होगा उतना ही निकाय संतुलन की अवस्था में कहा जाएगा। यानी संतुलन की अवस्था के लिए आवश्यक शर्त है कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो। निकाय की स्थितिज ऊर्जा जितना ही न्यूनतम होगा उतना ही हम कहेंगे निकाय संतुलन अवस्था में है या साम्य अवस्था में है। देखिए हमें ये भी लिख सकते हैं, देखिए कृत कार्य मान लीजिए इस आवेश को छोटी दूरी dr तक अगर विस्थापित किया जाए, इस आवेश को छोटी दूरी dr तक विस्थापित किया जाए तो कृत कार्य कितना हो। अब यहां देखिए दोनों के बीच की दूरी Q1 Q2 आवेश है, दोनों के बीच की दूरी r है। और अगर कहा जाए कि इस बिंदु पर B पर Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है और इस Q0 परीक्षण आवेश पर इस आवेश Q के कारण
लगने वाला वैद्युत बल F बराबर क्यू नॉट इंटू ई के बराबर होगा। और अब हम यहां से dw निकालना चाहें तो dw बराबर आ जाएगा F इंटू माइनस डी आर। इस dw को हम du अगर लिख दें du के रूप में, क्योंकि यहां बताया गया जितना स्थितिज ऊर्जा है वो कृत कार्य के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा माइनस F इंटू माइनस डी आर, या डी आर कर सकते हैं, ये डी आर से डिवाइड कर दिया जाए, माइनस चिन्ह को इधर रिपोज कर लिया जाए, तो यहां से एक फार्मूला हमको मिल जाएगा F इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। ये फार्मूला प्राप्त होगा। इसी फार्मूले को हम प्राप्त करना चाहते थे। F माइनस डी यू बटा डी आर के बराबर होगा, यानी अगर हम स्थितिज ऊर्जा का दूरी के साथ परिवर्तन दर ले ले तो वो लगने वाले बल के बराबर होता है। तो इसी फार्मूले से हमें मालूम चलता है कि स्थितिज ऊर्जा का मान जितना न्यूनतम होगा उतना ही आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रबल होगा, या उतना ही निकाय संतुलन की अवस्था में होगा। तो संतुलन की अवस्था के लिए आवश्यक शर्त इस सूत्र से हमको प्राप्त होता है। अब देखिए, मान लीजिए हमें दो से अधिक निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। कैसे करेंगे? यहां दो से अधिक निकाय है, ये तीन आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा हम गणना करना चाहते हैं। इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा, और एक चार आवेश का एक निकाय है, इस आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना करें, ये कितना होगा? मान लीजिए यहां पर आवेश रखा हुआ है Q1, यहां है Q2 और यहां पर है Q3, और प्रत्येक के बीच की दूरी निर्धारित कर दीजिए। इस आवेश के बीच की दूरी हमने ले लिया R1 है, इस आवेश के बीच की दूरी R2 कह दिया गया, और यहां दोनों आवेशों के बीच की दूरी R3 कह दिया गया। और यहां पर आवेश है Q1, Q2, Q3 और Q4। और यहां हमें इसका ये हमने वर्ग मान लिया कि वर्ग के चार कोने पर रखा हुआ है, वर्ग की प्रत्येक भुजा a लंबाई की है, तो निश्चित ही ये वर्ग का विकर्ण हम भुजा √2 यानी ये √2 लिख सकते हैं। ये वर्ग का विकर्ण a √2 लिख सकते हैं। इधर से भी वर्ग का एक विकर्ण कार्य करेगा। तब इन दोनों आवेशों के निकायों की हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करना चाहते हैं। देखिए, यहां तीन आवेशों के निकाय में आवेशों का युग्म देखा जाएगा, तो ये आवेश का जितने युग्म होंगे उतनी स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित होगी। यहां कितने युग्म बन रहे हैं? अब यहां इस निकाय की कुल स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इस निकाय की कुल स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक युग्म ये बन रहा है, हमने इसके कारण स्थितिज ऊर्जा U1, दूसरा युग्म ये बन रहा है U2 और तीसरा युग्म ये बन रहा है U3। इसमें तीन स्थितिज ऊर्जाओं का योग किया जाएगा। अब इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए यहां देखिए इन दोनों के बीच स्थितिज ऊर्जा कितना संचित है, तो उसके लिए हम 1/4πε0 को अगर K लिख दें तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी R1 है, प्लस U2 का मान, तो U2 मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा K, और यहां संचित ऊर्जा है Q2 Q3 और इनके बीच की दूरी है R2, और U3 मतलब इस आवेश युग्म के कारण संचित स्थिति वैद्युत स्थिति ऊर्जा। यहां हो जाएगा K Q1 Q3 अपॉन R3। K सब में कॉमन है, K को कॉमन ले सकते हैं, K कॉमन ले लेंगे, यहां आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस Q1 Q3 अपॉन R3। यह हमको मिल जाएगा तीन आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये हमको प्राप्त हो गई। अब इसी प्रकार से ये पहला हमने लिया था, एक दूसरा हमने निकाय ले लिया,
इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। कैसे करेंगे? तो देखिए इसमें कितने आवेशों के युग्म बन रहे हैं। सबसे पहले उन युग्मों को तलाशो। कोई भी स्ट्रक्चर दिया हो उसमें हमें अगर स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है निकाय की, तो आवेशों के युग्म को सबसे पहले देखना होगा। तो यहां देखिए कितने युग्म बन रहे हैं। एक युग्म तो ये बन रहा है Q1 Q2, दूसरा Q2 Q3, तीसरा Q3 Q4, चौथा Q1 Q4 और पांचवा इसमें बन रहा है Q1 Q3 और छठा युग्म बन रहा है Q2 Q4। इसमें टोटल 6 युग्म बन रहे हैं। आवेशों का 6 युग्म बन रहा है और उन 6 युग्म के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित है। तो अब निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए हम U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6, जितनी स्थितिज ऊर्जा है उन सब का योग करेंगे तब इस पूरे निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मिलेगी। यहां देखिए पहले इसकी तो हम निकालेंगे K Q1 Q2 अपॉन ये प्लस इस वाले युग्म के कारण K Q2 Q3 अपॉन ये, फिर इस आवेश के कारण यहां K हो जाएगा Q3 Q4 बताइए प्लस इस वाले आवेश युग्म के कारण ये हो जाएगा K Q1 Q4, यहां भी बीच की दूरी a है और फिर इस विकर्ण के कारण तो विकर्ण में हम K Q1 Q3 और यहां विकर्ण भुजा √2 ये भी होगा ये भी होगा, यानी √2a लिख सकते हैं प्लस दूसरे वाले विकर्ण के कारण तो Q2 Q4 होगा यहां पर K Q2 Q4 अपॉन √2a। इस तरीके से 4 आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना की जाएगी। यहां भी हम कॉमन के लिखकर और के कॉमन लेकर इसी तरीके से यहां भी हम फार्मूला बना सकते हैं। तो ये तो बात हो गई स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। अब देखिए आगे हम एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट और है छोटा सा, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई आवेश Q है, ये मान लीजिए दो बिंदु हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच में यहां विभवांतर हम ले ले, विभवांतर इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा बी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा बी है। अब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य निकालना है। यह आवेश Q है तो Q आवेश को इस बिंदु A से B तक ले जाना है और A और B के बीच विभवांतर दिया है। तो कृत कार्य का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, कृत कार्य बराबर आवेश इंटू विभवांतर, ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। अब अगर कहा जाए कि बताइए कि ये आवेश A से B तक किस वेग से जाएगा, अगर इस आवेशित कण का द्रव्यमान m हो तो वेग अगर निकालने के लिए कह दिया जाए कि बताइए इसका वेग क्या होगा या इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो वेग या गतिज ऊर्जा की गणना भी हम कर सकते हैं। भाई ये आवेश Q स्थानांतरित हो रहा है किसके कारण, विभवांतर के कारण, डेल्टा V के कारण यह स्थानांतरित हो रहा है। तो डेल्टा V के कारण स्थानांतरित हो रहा है, जरूर यहां अगर यह धनावेश है तो धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। इस बिंदु का विभव निम्न होगा और इसका उच्च होगा, तभी A से B की ओर जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में विभवांतर के कारण यह आवेश ऊर्जा अर्जित करता है, यानी जो कार्य होता है यहां से यहां तक जाने में किया गया कार्य ही इसको स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, या हम कह सकते हैं चलने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा इसी कार्य के द्वारा प्राप्त होता है। भाई आवेश Q और विभवांतर डेल्टा V का गुणनफल जो हुआ वही उसको ऊर्जा प्रदान करता है और वही ऊर्जा इसको गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। यानी अब ये अगर हमें गतिज ऊर्जा निकालना है तो हम W को K लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के रूप में, तो K बराबर Q इंटू डेल्टा B भी लिख सकते हैं। अब अगर द्रव्यमान इसका यम कह दिया जाए, जो यहाँ आवेशित कण रखा हुआ है जिस पर आवेश Q है उसका द्रव्यमान अगर स्मॉल m ले लिया जाए तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा, गतिज ऊर्जा 1/2 mv²
बराबर Q इंटू डेल्टा बी। तो इस फार्मूले से हम B भी निकाल सकते हैं। देखिए 2 का यहां मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए, m से डिवाइड कर दिया जाए, तो V स्क्वायर इक्वल टू 2Q डेल्टा V अपॉन m, ये हो जाएगा। या B बराबर अगर निकालना चाहे तो अंडर रूट लग जाएगा 2Q डेल्टा V अपॉन m। इस फार्मूले की सहायता से हम उस आवेशित कण का वेग निकाल सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अगर डेल्टा भी है तो जिस वेग से वह आवेश दूसरे बिंदु तक जा रहा है उस वेग की गणना हम इस सूत्र से कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक हमको समझना है, समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ क्या है? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। तो ये पृष्ठ कहां मिल सकता है? वैद्युत क्षेत्र में। तो परिभाषा हम दे सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ क्या है?